बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में डिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्रैक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, इन सब बातों को जानने के पश्चात टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन and the types of diffraction will be discussed in detail. As you are seeing on the board, the diffraction is of two types. There are two types of diffraction. First is Fraunhofer, second is Fresnel. These are the names of two scientists, two physicists. These studies are done by them. They have made this study by using different ideas. The Fraunhofer discussed the diffraction in its own way. First, we are going to discuss what is the difference between diffraction and Fresnel. क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, पहले इसको पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि ये आपको एक टेबल में दर्शाया गया है। इट इज शोन इन टेबल टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन यू आर सीइंग। द फर्स्ट डिफ्रैक्शन इज व्हाट? फर्स्ट डिफ्रैक्शन यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड इज व्हाट? आप ये चीज देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पहला जो है वो ये है कि ये देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या है? ये विवर्तक है। अब वो हो सकता है या द्वारक हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये आपके सामने है, ये पर्दा है और ये क्या है? सोर्स। केवल तीन ही चीज होती है, सोर्स, विवर्तक और पर्दा। फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि विवर्तक से स्रोत अनंत दूरी पर है, इन्फिनिट डिस्टेंस पर है, और विवर्तक से पर्दा भी कहां पर होता है? अनंत दूरी पर होता है। क्लियर? इसमें आप देख पा रहे हैं विवर्तक से स्रोत सीमित दूरी पर है और विवर्तक से पर्दा भी क्या होता है? सीमित दूरी पर होता है, फाइनाइट डिस्टेंस से। आपको पता है 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, लेकिन इसमें इसका विपरीत है, इन्फिनिट डिस्टेंस जो आप देख पा रहे हैं इसमें फ्राउनहोफर में। अब पहला प्रश्न आपके सामने यही आ सकता है कि सर ये अनंत पर पर्दा कैसे रखेंगे और स्रोत अनंत पर कैसे होगा? लेबोरेटरी में यदि आपको ये प्रयोग को रिपीट करना है, दोहराना है, करना है, परफॉर्म करना है, तो आप इस चीज को किस तरीके से प्रूव करेंगे कि अनंत पर पर्दा रखा जाए? अनंत कहाँ होता है? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। स्रोत भी अनंत पर रखा हुआ है, स्रोत अनंत पर रखेंगे तो फिर कैसे लेबोरेटरी में कैसे करेंगे इसको प्रयोग को? तो ये एक आपके सामने एक फौरी रूप से ये बात आ सकती है, लेकिन इस बात का निवारण फिजिक्स में बहुत अच्छी प्रकार से है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है? लेंस आपने पढ़ा होगा। लेंस में क्या होता है कि लेंस में अपवर्तन, अगर स्रोत लेंस के फोकस पर स्थित है, यदि स्रोत लेंस के फोकस पर स्थित है तो अपवर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्रैक्शन जो किरणें होंगी वो कैसे जाएंगी? दे विल गो पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू द मेन एक्सिस। तो ये जो अपवर्तन के पश्चात ये किरणें समांतर जाएंगी और समांतर किरणों अगर आप देख रहे हैं इस तरफ से कहीं से, तो आपको ये महसूस होगा कि ये किरणें अनंत से आ रही हैं, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती हैं? समांतर होती है। तो अपवर्तन के पश्चात जो किरणें जा रही हैं वो समांतर जा रही हैं, तो उस पर्दे को तो ये महसूस हो रहा है, विवर्तक को ये महसूस हो रहा है, विवर्तक को, कि ये किरणें कहां से आ रही हैं? अनंत से आ रही हैं। लेकिन अनंत से नहीं आ रही हैं, उसके आगे क्या लगा रखा है? एक लेंस, और लेंस स्रोत का रखा हुआ उस लेंस के फोकस पर, इस तरफ जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर ये क्या लगा रखा है आपने? यहाँ पर एक लेंस लगा रखा है।
किरणें अब आप देख पा रहे हैं, ये जो प्रकाशित किरणें अभी समांतर जा रही है। तो इस लेंस सब कुछ वही रखा हुआ है लेबोरेटरी में ही, लेकिन लेंस ऐसा इसके फोकस पर लेंस के अपवर्तन के पश्चात समांतर जा रही है, तो विवर्तक को ये महसूस हो रहा है ये प्रकाशित किरणें अनंत से आ रही है। क्लियर? अब इस ये पर्दा अनंत पर रखा हुआ है, इसको अनंत पर रखा हुआ कैसे मानेंगे? एक लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस L2 ये क्या है? अब अपवर्तन के पश्चात जो आप देख पा रहे हैं इस पर जो प्रकाश किरणें पहुंचेंगी ये कहां पर फोकस हो जाएंगी? यहां पर। यानी इस पर्दे को ये महसूस हो रहा, यानी इस विवर्तक को ये महसूस हो रहा है कि ये समांतर जा रही है, लेकिन अपने बीच में क्या करते हैं? लेंस L2 जो क्या कर रहा है? इनको कन्वर्स कर रहा है और कहां पहुंचा रहा है? बिंदु पर्दे पर पहुंचा रहा है। तो इसमें पर्दा और S को अनंत के बराबर रखने के हिसाब से इसमें दो लेंस L1 L2 यूज किया जाता है, जिससे अपनी अनंत पर रखा हुआ भी हो जाता है और अपने कमरे में भी सामने आमने सामने लेंस रखे हुए ये भी चीज पूरी हो जाती है। क्लियर? इसलिए जो सेकंड पॉइंट है जो आप देख रहे हैं इनमें लेंसों का उपयोग, लेंस आर यूज्ड, यानी L1 L2 लेंस आर यूज्ड, ये इसलिए ये पॉइंट आया। इसमें क्या होगा? इसमें अर्ध आवर्ती कटबंधों के आधार पर इसकी स्टडी है फ्रेनेल की। इसने विवर्तन को अपने अलग सोच के अनुसार सॉल्व किया है। इसने प्रकाश को अर्ध आवर्ती HPZ, अर्ध हाफ पीरियड जोन से मिलकर बना हुआ माना है। तो ये दूरी इसमें सीमित मानी है, ये भी दूरी सीमित होती है। तो इसमें जब सीमित है तो इसमें लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी लेंस आर नॉट यूज्ड। ये अंतर हो गया। तीसरा जो अंतर है, प्लेन वेव फ्रंट इज यूज्ड। इसमें जो चूंकि ये जो किरणें समांतर आ रही है इसके पास, तो समांतर आने वाली प्रकाशित किरणों का तरंगाग्र कैसा होता है? समतल। यानी तीन प्रकार के तरंगाग्र आपने पढ़े हैं, समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। यदि स्रोत रेखीय होता है तो तरंगाग्र कैसा होता है? बेलनाकार। यदि स्रोत बिंदुवत होता है तो तरंगाग्र कैसा निकलता है? उसका गोलाकार। यदि स्रोत अनंत पर होता है तो उसका तरंगाग्र कैसा आ रहा होता है? समतल, प्लेन वेव फ्रंट। तो इसमें प्लेन वेव फ्रंट का यूज किया जाता है, इसमें स्फेरिकल वेव फ्रंट या प्लेन वेव फ्रंट का यूज किया जाता है। क्लियर? ये पॉइंट नंबर 2 जो आप देख रहे हैं, अंतर आप देख पा रहे हैं। अगला जो अंतर जो आप देख रहे हैं वो क्या है? सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट। यानी फ्राउनहोफर विवर्तन में जो केंद्रीय फ्रिंज होती है, केंद्रीय विवर्तन फ्रिंज होती है, वो सदैव कैसी होती है? चमकीली होती है। इसको पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर है। एक चैप्टर ये है पूरा और एक चैप्टर कौन सा है? फ्रेनेल वाला है। दोनों अलग अलग चैप्टर है। तो वहां आप देख पाओगे कि सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट, जबकि सेंट्रल फ्रिंज इसमें कैसी होती है? मे बी ब्राइट और डार्क। यानी फ्रेनेल विवर्तन में जो फ्रिंज है वो चमकीली भी हो सकती है और डार्क भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ HPZ आर एक्सपोज्ड और ब्लॉक्ड। कितने HPZ को या तो रोका गया है या उसमें से एक्सपोज्ड किया गया है। डिपेंड करता है कि विवर्तक कैसा है, द्वारक है या अवरोधक है। तो ये उनकी HPZ की संख्या पर डिपेंड करता है, कितने HPZ उसमें से निकले, कितने HPZ उसमें से रुके। तो ये मे बी डार्क। और अगला जो आप देख पा रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें फ्राउनहोफर विवर्तन में एंगल्स थीटा इज इंपॉर्टेंट। यानी इसमें जो पूरी कहानी है, पूरी जो आपको सूत्र आएंगे, पूरी जो इसकी स्टडी है, इसका जो पूरा इंटरप्रिटेशन है, पूरी जो व्याख्या है, वो थीटा, यानी उसमें सारे में साइन थीटा कॉस थीटा वाले सूत्र आएंगे, थीटा पर बेस्ड है। इसमें इनके सूत्रों में कहीं भी आप देखोगे कि स्मॉल आर नहीं आएगा, यानी दूरियां इंपॉर्टेंट नहीं है। किसकी? पर्दे अथवा स्रोत की दूरियां जो हैं वो आर इसमें नहीं आएगा ही नहीं सूत्र में। इसमें आप देखोगे कि इसमें थीटा कहीं नहीं आएगा इसकी व्याख्या में। फ्रेनेल की व्याख्या में कहीं भी सूत्रों में थीटा नहीं आएगा। केवल किस पर डिपेंड करेगा? स्मॉल आर पर, डिस्टेंस पर। तो इसमें डिस्टेंस आर इज इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होगा? एंगल थीटा इज इंपॉर्टेंट।
तो ये इन दोनों में क्या आप पढ़ पा रहे हो, आप डिफरेंस आप जान पा रहे हैं। अब इतना कुछ जानने के बाद दोनों का फर्स्ट क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन और फ्रेनेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन को जानने के बाद अब अपन इनको अलग अलग विस्तृत रूप से पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो जिसका कि इन दोनों में आप मेरे से पूछोगे सर इन दोनों में सबसे ज्यादा मतलब व्याख्या जो कि एक रियलाइज्ड होती है, जो समझ में आती है, जो ज्यादा इफेक्टिव है, वो कौन सी है, तो फ्राउनहोफर की है। तो सबसे पहले फ्राउनहोफर वाले चैप्टर को ही अपन पढ़ने जा रहे हैं कि फ्राउनहोफर चैप्टर पढ़ लेते हैं। फ्राउनहोफर वाला जो चैप्टर में फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है और इसके बाद इसने व्यतिकरण की व्याख्या कैसे की है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ये लेके आ रहा हूँ आपके सामने। ये आप देख पा रहे हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को लिया जा रहा है और ये एकल स्लिट से विवर्तन भी पढ़ेंगे अपने कोर्स में है ये, और द्वि स्लिट से भी है, और द्वि के बाद 3 4 से ना होकर सीधा किससे डायरेक्ट एन स्लिट्स, कैपिटल एन स्लिट्स है, एन का मान कुछ भी हो सकता है। तो एकल स्लिट पढ़ेंगे, एकल स्लिट से फ्राउनहोफर विवर्तन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे द्वि स्लिट से फ्राउनहोफर विवर्तन, फिर पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे एन स्लिट से फ्राउनहोफर विवर्तन। ये आप सबको पता है। तो उसी क्रम में सबसे पहले जो लिया जा रहा है वो क्या है, एकल स्लिट से विवर्तन। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एकल स्लिट से विवर्तन में ए बी ये एकल स्लिट है, क्लियर। ए बी इज वॉट, ए बी इज सिंगल स्लिट है जिसकी चौड़ाई क्या है, स्मॉल ई है, और जिस पर लैम्डा वेवलेंथ का प्रकाश आपतित है। यहाँ कोई लेंस लगा होगा, ये लेंस होगा, लेंस के अपवर्तन के पश्चात किरणें कैसे आ रही समांतर, विवर्तक को ये फील हो रहा है ये कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है, जबकि अनंत से नहीं आ रही है। सोर्स कहाँ रखा होगा, लगभग यहाँ पर रखा होगा, लेकिन इस विवर्तक को महसूस हो रहा है कहाँ से आ रही है ये, अनंत पर, क्योंकि आपने लेंस L1 का इस्तेमाल किया हुआ है, क्लियर। तो ये लैम्डा वेवलेंथ है, ई एकल स्लिट का ये द्वारक है, एकल स्लिट है जिसकी चौड़ाई स्मॉल ई है, और इस पर जैसे प्रकाश आपतित होता है तो इस लैम्डा का मान आपको पहले बता चुके हैं, विवर्तन के लिए आवश्यक होता है कि इस अपर्चर की साइज की कोटि का होना चाहिए। तो ये प्रकाश डालोगे तो ये जो पर्दा है यार पी वाला, इस पर्दे पर आपको यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इस पर्दे पर आपको व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई देगा। तो माना कि ऊपर भी तरंगे पहुंच रही होंगी, यहाँ भी सब जगह ये तरंगे पहुंच रही होंगी, पर्दे के हर बिंदु पर पहुंच रही होंगी, लेकिन अपन ये मान लेते हैं, माना बिंदु पी पर ये तरंगे कैसे पहुंच रही होंगी, कैसे वहां विवर्तन फ्रिंजें बना रही होंगी। तो बिंदु पी को लेते हैं, बिंदु पी को अगर आप थीटा का मान कुछ भी रख दो, मान थीटा कोण पर ये सारी पुंज जो है आप देख पा रहे हैं, ये सारी जो पुंज है ये थीटा कोण पर विवर्तित होकर ऐसे जा रही है। पूरी जो पुंज है, पूरी पुंज हैज बीन डाइवेटेड एट एंगल थीटा, थीटा पर आपने डाइवेट होकर पहुंच रही है, तो आप उसको वहां पर देख पा रहे हैं, ये पुंज यहाँ पर पहुंच रही है पूरी ए से, माना इसमें 1 2 3 4 5 ये किरणें हैं, किरणें की संख्या ही नहीं गिन सकती अपने कितनी तरंगे होंगी, लेकिन अपने एक बार को मानने के माना 5 ये तरंगें इसमें जा रही है। पहली तरंग मुड़कर ये जा रही है बिंदु पी पर, दूसरी तरंग आप देख पा रहे हैं ये जा रही है, तीसरी ये जा रही है, चौथी ये जा रही है, पांचवी ये जा रही है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 किरणें मुड़कर वहां पर ऐसे पहुंच रही है, क्लियर। एक बात अब आप देख पा रहे होंगे कि पहली और दूसरी की लंबाई समान नहीं है, दिख रही है आपको। पहली सबसे कम लंबाई किसकी होगी इसमें, एक वाली किरण की, सबसे ज्यादा किसकी होगी, नंबर 5 वाली की लंबाई। तो इनमें पथांतर है, पथ में अंतर है कि लंबाइयों में अंतर है सबकी। सबसे कम लंबाई किसकी है, नंबर 1 वाली प्रकाशीय किरण की। सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, नंबर 5 वाली की। पहली और दूसरी में माना 1 mm का अंतर है, तो दूसरी और तीसरी में भी 1 mm का होगा, तीसरी और चौथी में भी 1 mm का होगा, चौथी और पांचवी में भी माना कितने 1 mm का होगा। पहली और आखिरी में कितने का होगा पथ में अंतर, इसको कैसे निकालोगे आप, यहां से अभिलंब डाल दोगे आप। ये देखो ये 1 mm आ गया, ये 2 mm आ गया, ये 3 mm आ गया, ये 4 mm आ गया, यानी बीके इज व्हाट, बीके इज द टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रे।
पहली और अंतिम प्रकाश तरंग के बीच में कितना पथांतर है, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय बीके। बीके से आप उसको निकालो। अब मैं आपसे पूछूं, ये वाला कोण थीटा का है, ये वाला कोण 90 माइनस थीटा का होगा, ये 90 का है, ये कोण कितने का होगा, थीटा का होगा। क्लियर? अगर आप इसको एक आप देख पा रहे हैं ये कि अगर आप इसको इस तरीके का ये गैस कर लें, अब आप इसको ये जानने के बाद तो आप ये देख पाएंगे ये एंगल कितने का है, 90 का है, ठीक है। ये कितने का होगा, ये थीटा का होगा, दिस एंगल इज थीटा। तो AP और BP के बीच में आपको अपने को निकालना क्या है, सबसे पहले उसके आगे बढ़ा उससे पहले ये चीज और मैं बता दूं आपको, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P पर परिणामी तीव्रता क्या है, ये अपना अंतिम उद्देश्य है। व्हाट इज द टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट P। क्लियर? इंटेंसिटी निकालेंगे उससे पहले यहाँ पर कुल आयाम निकालेंगे, क्योंकि आयाम का अगर वर्क कर देंगे, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज व्हाट, इंटेंसिटी आई क्या होता है, A स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या निकालने जा रहे हैं यहां पर कि परिणामी आयाम क्या हो, क्या इन सबका आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हैं ये A है, ये A है, ये A है, इनका सभी का आयाम होना है A है। ये 1 2 3 4 5 A आया, सभी का आयाम ये है, लेकिन सबका कोण अलग अलग है, ये आपको दिख रहा है। माना ये 1 mm है, पहली और दूसरी में जो डिफरेंस है वो 1 mm का है। जब पथ में अंतर होगा तो उसकी कलाओं में अंतर होगा, तो कलांतर क्या होता है, 2π/λ इंटू पथांतर। तो जब कलाम पथ में अंतर होगा तो कलाओं में अंतर होगा। तो पहली और दूसरी कला में अंतर है, दूसरी और तीसरी की कला में भी उतना ही अंतर है, तीसरी और चौथी की कला में भी उतना ही अंतर है, चौथी और पांचवी की कला में भी उतना ही अंतर है। यानी प्रत्येक जो क्रमागत जो तरंगे हैं उनमें एक समान क्रमिक कलांतर है। जैसे पहली और दूसरी में 1 डिग्री का है, दूसरी तीसरी में 1 डिग्री का है, तीसरी चौथी में 1 डिग्री का है, चौथी पांचवी में 1 डिग्री का है, तो पहली और उसमें कुल कितना हो जाएगा, 4 डिग्री का कलांतर हो जाएगा। तो चूंकि सबका कलांतर अलग अलग है और सबको आपको जोड़ना है, तो आप इनको अगर ये बिंदु P देखिए, अगर ये जो बिंदु P है अगर ये यहाँ ऊपर होता तो सभी के सभी को जोड़ना होता, तो A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस 5 बार A करते 5A होता। कितना होता, 5A। लेकिन अब ये 5A नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है 5A? क्योंकि 5A होने के लिए आप ये मान के चलेंगे, क्योंकि जब ये सारी पांचों यहाँ पर आ रही होगी तब इनमें कलांतर शून्य था, समान कला में थी। समान कला में होगी तो जोड़ सकते हो, सिंपली अलजेब्रिक सम कर सकते हो, A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A बराबर 5A। लेकिन यहाँ पर आप A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A 5A नहीं कर सकते हो, क्योंकि कला में अंतर है। प्रथम दूसरी कला में अंतर है, तीसरी मतलब प्रत्येक क्रमांकित तरंगों में कला में अंतर होने के कारण से बिंदु P पर परिणामी आयाम ज्ञात करने के लिए आप सिंपली 5A नहीं कर सकते हो, आपको एक नई विधि का उपयोग करना पड़ेगा, जिस विधि का नाम है पॉलीगन मेथड। ये परिणामी आयाम ज्ञात करने के लिए आपको पॉलीगन बहुभुज की विधि का उपयोग करना पड़ेगा, जिसको कि आगे वाले वीडियो में अपन आपको बताने जा रहे हैं। तब तक ये जो चीज है इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करें।